नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी अंतर्यामी। जूली रसोई में रोटियां सेकती सेकती सोच रही थी और सोचे जा रही थी। शादी के 2 साल धारा प्रवाह बहता चला गया। इस बहाव में जिंदगी किस्त दर किस्त फिसलती रही। तो क्या जिंदगी एक आदत है? इसी आदत के सहारे जिंदगी कट जाएगी। जाने भीतर क्या था कि आस की डोर टूटती नहीं। वह अपने सपने को सपना बनाकर नहीं रखना चाहती। इधर कई दिनों के भूले गीत उसके होठों पर जब चाहे आ जाते और वह गुनगुनाने लगती। यादों के झरोखों से वह पटना के सुल्तानगंज के गली कूचों में पहुंच गई। रेडियो संग गाती गाती न जाने कब बचपन की दहलीज पार कर गई। नजर और चाल ऐसी कि सबको चुनौती देने को तैयार। उसकी आवाज बड़ी सुरीली थी। अपने स्कूल के वार्षिकोत्सव में गाकर वाहवाही बटोरती। स्कूल की अच्छी गायिकाओं में गिनी जाती। उसके गले के माधुर्य की चर्चा थी। वह संगीत की दुनिया में कुछ कर गुजरना चाहती थी। टीवी पर सारेगामा के कार्यक्रम बड़े ध्यान से देखती। भावुक स्वप्निल मन और जादुई निमंत्रण, मानो जिसकी तलाश है यह वही है। यही वह समय था जब आंखें केवल आकाश की ओर देखती, नीचे की धरती दिखती ही नहीं। संसार स्वर और लय से पूर्ण संगीतमय लगता। स्कूल के पास सुर संगम में जब भी संगीत कार्यशाला लगती, वह वहां चली जाती। वह अपने एहसासों को गीतों में पिरोना चाहती। उसके सपने बड़े होने लगे, जिसके सामने यह शहर छोटा पड़ने लगा। विदुर पिता साहू के मुनीम थे। उन्हें अपनी इकलौती संतान से बहुत प्यार था। कभी जूली फिल्म देखी थी। उनको उसकी जूली इतनी भाई कि बेटी होने पर उसे वही नाम दे दिया। गीत संगीत के लिए उन्होंने बेटी को कभी टोका नहीं, बल्कि बढ़ावा दिया। वे उसके गुणों से परिचित थे, पर उसे बेटी की हद से निकालकर आगे की नहीं सोच पाते। उनके बाद उसका क्या होगा, यह चिंता उन्हें खाए जाती। हर वक्त उसकी शादी की फिक्र रहती। अपने मूल्य मान्यताओं में विश्वास करने वाले पिता के लिए यह स्वाभाविक था। सुमित्रा मौसी भी जब तब आकर कहती, जमाना नाजुक है, बेटी की शादी कर फारिग होइए। बाद में उसका पति जाने क्या करना है और क्या नहीं। फिर वह उनसे वक्त पर शादी करने के फायदे और वक्त पर न करने के नुकसान गिनाने लगती। जूली 18वें में प्रवेश कर चुकी थी। वह किसी खुले आकाश में किसी पंछी की तरह उड़ना चाहती थी, किसी नदी की तरह बहना चाहती थी, किसी सागर की तरह भावनाओं में उतरना चाहती थी। एक दिन जिला स्तरीय गायिका प्रशिक्षण चयन की प्रतियोगिता थी। वह पिता को बिना बताए वहां चली गई। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसके गायन की संजीदगी पहचानी जाएगी। लौटते समय एक अनजाना सा डर समाया था। अगर पापा ने पूछा तो झूठ नहीं बोल सकती। घर पहुंची तो बाहर पापा चिंतित खड़े थे। अंदर सुमित्रा मौसी की नसें तड़क रही थीं। उसे देखने लड़के वाले आए थे। वह उन लोगों के सामने तमाशा बनी। अपने होने वाले पति त्रिवेणी के व्यक्तित्व में आकर्षण जैसा कुछ भी नहीं लगा। बस्ती जलालपुर में उनका 10-12 बीघा खेत था, पुश्तैनी मकान और पटना के एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक की नौकरी। पापा की दृष्टि में इतना पर्याप्त था। उनके मन में आश्वस्ति थी कि जूली को संभाल कर रखेगा। पान फूल से बात पक्की हो गई। सगाई हो जाना यहाँ की लड़कियों के लिए गर्व की बात समझी जाती, पर जूली को अच्छा नहीं लगा। महीने भर में शादी हो गई। वह जलालपुर आ गई। उसके लिए यह नए तरह का अनुभव था। इस बस्ती को एकदम गांव तो नहीं कहा जा सकता, पर यहाँ पटना जैसी चहल पहल नहीं थी। उसका यहाँ जी नहीं लगता और वह पटना चली जाती। घंटे 1.5 घंटे का रास्ता था। उसे देखते ही पापा के माथे पर परेशानी की रेखाएं उभरने लगती, जैसे उसके आने से उनकी रोजमर्रे की व्यवस्था गड़बड़ा गई हो। सुमित्रा मौसी का आना जाना बढ़ गया था। जूली की आंखों ने उनको बहुत कुछ छिपाते देख लिया। जज्बात बादलों की तरह घिर-घिराते वह रोने रोने को हो आती। वह वापस जलालपुर लौट आती। इस घर की दीवारों पर सीलन थी, पर उसके पुख्तेपन का भी एहसास हुआ। ससुर ज्यादा समय घर के बाहर ही रहते। सास ऐसी कि उसकी जुबान से गालियां पतझड़ में झरने वाली पत्तियों सी झरती। त्रिवेणी अलसुबह पटना निकल जाता, देर रात तक लौटता। अपना भविष्य संवारने के लिए वह बीएड के इवनिंग क्लास जाता। वह जूली से भावनात्मक स्तर पर खुद को जुड़ा पाता, पर यथार्थ के धरातल पर स्वयं को उससे दूर पाता। उसको लेकर निरंतर द्वंद्व में उलझा रहता। यह शहरी लड़की क्या ग्रामीण पृष्ठभूमि में रह सकेगी? क्या माई के साथ इसकी पटरी बैठेगी?
क्या वह उसकी अपेक्षाओं को पूरा कर सकेगा? इन तमाम सवालों से वह स्वयं जूझता रहा। सवाल और जवाब के बीच गहरी खाई होते हुए भी वह विसंगतियों को दूर करने का रास्ता खोजता। उसे पत्नी की देह में एक लय और ताल दिखाई देती, वह उसे ऊर्जा प्रदान करती। रात को वह महसूस करता कि उसकी आंखों में थोड़ी सी नींद और ढेर सारे सपने हैं। लगा रोशनी भी एक पर्दा है और अंधेरा भी एक आलोक है, किसी के मर्म में दाखिल होने का दरवाजा। उन दोनों के भीतर की ख्वाहिशें आकार लेने लगती। बीएड करते त्रिवेणी का किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना, पटना में मकान लेना, जूली का गायन क्षेत्र में नाम रोशन करना, ये चाहत उन पर हावी हो जाते। कोई रहस्यमयी दुनिया उनको बुलाती, आओ मेरे पास। एक मदहोश गंध की तरह सपने उनमें समा जाते। मधुर सिरहन तन मन में हिलोरे लेने लगती। भोर होते ही दोनों अपनी अपनी भूमिका में तब्दील हो जाते। माई के हाथ का बना खाना तथा नवोढ़ा पत्नी के हाथ पर उसी थाली त्रिवेणी को किसी जन्नत से कम नहीं लगती। लेकिन सारी कोशिशों के बाद भी जीवन गति नहीं पकड़ पा रहा था। त्रिवेणी के जाते ही ओड ओड की आवाज़ सुनकर सास आ गई। जूली कलेजा थामे उल्टियां कर रही थी। सास उसकी पीठ को हथेलियों से दबाकर बोली, हे गंगा मैया, पोता के मुंह देखई। आकाश में एक गिद्ध अकेला उड़ रहा था। उल्टी के साथ जूली की घबराहट बढ़ने लगी। शाम को सूरज ढलने लगा, चिड़िया घर लौटने लगी, हवा ठंडी हो चली। माई की आवाज़ सुनाई दी, त्रिवेणी आ गई। उसने खिड़की से झांका। सड़क आबाद थी, वह शर्म से लाल हुई जा रही थी। रात अंधेरे में त्रिवेणी उसके बगल में लेट गया। पत्नी के नरम पेट पर हल्के से अपना हाथ रखा। अजीब सी पुलक हो रही थी। उसने धीरे से कहा, जूली। वह उससे लिपट गई। जूली ने सुबह खिड़की खोली। पत्तों के पीछे छुपी गौरैया शोर मचा रही थी। बहती हवा ने उसे हैरान होकर देखा। धूप में धूलकण नृत्य कर रहे थे। कमरा खुशबू से भर गया। दिनों दिन उसका जिस्म भरने लगा, वह निखरने लगी। पर वह जैसा जीवन चाहती थी वैसा जी नहीं पा रही थी। असमंजस में थी, स्वयं को ढूंढ रही थी। उस सम्मोहन की दुनिया में जहां वह गा रही है, श्रोता भाव विभोर हो सुन रहे हैं। लेकिन अचानक सब खत्म। उसके चमकते भविष्य पर अंधेरे की छाया पड़ने लगी। रात कोई दुस्वप्न देखकर पसीने पसीने हो गई। मन किया पानी पिए, पर उसे उठा नहीं गया। त्रिवेणी भी पिछली कई रातों से न सोया न जागा। उसके मन में आगे पीछे खींचतान मची हुई थी। भीतर एक शीत युद्ध छिड़ा था। वह आशंकाओं से घिरने लगा। एक जड़ता उसकी आत्मा को दबोच रही थी। इस बात से वह जितना भागने की कोशिश करता, वह उतनी ही ज्यादा घेर कर उसे आतंकित करती। क्या यह सही है? बच्चे तो मध्य सेतु होते हैं, जिनके कारण चाहे अनचाहे पति पत्नी को साथ रहना पड़ता है। एक मन हाँ कहता तो दूसरा न। इस झमेले के लिए वह खुद को जिम्मेदार मान रहा था। अब तक तमाम ऊंचे नीचे तजुर्बों से काफी कुछ सीखा था। पलायन ही एक रास्ता था। पर इस बात से उसकी नींद उड़ जाती। फिर वह खुद को समझाता, अब जीवन को मापने के मीटर और बाट बदल गए हैं। हर कदम पर रुपयों की जरूरत है। लेकिन यह आत्मनिरीक्षण भी ज्यादा देर नहीं टिकता। वही बातें दोबारा जन्म ले लेती। विचारों की मूलधार श्रृंखला चल रही थी। बच्चे को लाना उसका धर्म तो है, लेकिन उसका भविष्य भी तो सुरक्षित होना चाहिए। यह भावुक होने का समय नहीं। माई की आंखों ने बेटे की उलझन ताड़ ली। सोचा, इतना पढ़कर भी बुद्धि ढेला भर नहीं। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आई जो बहुत निर्णायक क्षणों में किसी बिल्ली की आंखों में कौंध जाती है। उसने बेटे को सलाह दी, पटना जाके सोनोग्राफी करा ले। बेटा भैलत हम पोस दे, बेटी भैलत। त्रिवेणी की गर्दन झुक गई। जूली ने भी सुना। उद्विग्नता की लहर दौड़ गई। कितना दुख देती है जिंदगी भी। अजीब संक्रमण काल था। उदास धुन में बंधा हुआ। तभी अंदर कुचाले मारती एक आवाज आई, मुझे मत मारो। वह निशब्द और गुमसुम। ऐसा मत करो, मैं आना चाहती हूँ, मुझे मत मारो। पूरी कायनात कान लगाकर इस सरगोशी को सुनने लगी। मुझ पर रहम करो माँ, देखो मेरे आने से प्रकृति कितनी खुश है। उसने चारों ओर नजरें घुमाई। पूरी कायनात बच्ची के आने की पुरजोर पैरवी कर रही थी। इस फूल की हिफाजत करने हवाओं ने अपना रुख बदल दिया। पौधे अपनी जड़ों से नमी लेकर उस तक पहुंचाने लगे। भौरे कुछ ज्यादा ही शोरगुल करने लगे। वह चुप थी। उसकी चुप्पी क्रूर थी। क्या तुम्हारी कोई जवाबदेही नहीं? क्या तुम्हारी कोई जवाबदेही नहीं? जैसे उसने रोकर कहा।
उसका मन सुन्न हो चुका था, कोई असर था जो बीत चुका था। सब अनसुना कर इस भयावह यथार्थ को झेलना ही था। एक दिन जूली एवं त्रिवेणी नियत समय पर पटना के डॉक्टर चंद्रा के क्लिनिक पहुंच गए। वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, लिंग भ्रूण परीक्षण कानूनी अपराध है। वहां रोशनी होते हुए भी मनहूसियत थी। एक बेंच पर कतार से गर्भवती महिलाएं बैठी थीं। जूली अपनी जगह स्थिर थी, मगर पूरी कायनात उसे अपने इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही थी। अंदर की जान खौफ और दहशत में थी। उसकी हथेलियां पसीने से तर हो गई थीं। लंबी प्रतीक्षा के बाद उसका नंबर आया। 2 हरे पर्दे पार कर वह एक कमरे में पहुंची। नर्स सिरिंज से कुछ फुहारें छोड़ती उसकी कमर पर रगड़ने लगी, मानो उस पर हमले की तैयारी हो रही हो। इस बीच डॉक्टर चंद्रा आईं। वे बड़ी निर्दय सी थीं। थोड़ी ही देर में सोनोग्राफी का कष्टदायी कार्यक्रम संपन्न हुआ। वह उठकर चलने लगी तो लगा भीतर कुछ भरभराकर गिर रहा है। त्रिवेणी सन्नाटे में था। दोनों डॉक्टर चंद्रा के सामने बैठे थे। डॉक्टर के चेहरे पर कोई शिकन तक न थी। उसने उनके आगे रिपोर्ट सरका दी। बेटी होने की खबर थी। आपने लेट कर दिया, फिट्स बहुत ग्रो कर गया है। जूली को अपनी पीठ पर चींटियां सी रेंगती लगी। डॉक्टर बच्ची का कत्ल करने पर आमादा थी। आजकल फिट्स डिस्पोजल में बहुत खतरा है। कुछ डॉक्टर फिट्स को गटर में डाल देते हैं, पर हमें यह बड़ा ही डिस्ग्रेसफुल लगता है। हम इसको जमीन में दबाते हैं, पर इसके लिए कर्मचारी बहुत पैसे मांगते हैं। कम देने पर चैनल वालों को इन्फॉर्म करने की धमकी देते हैं। वह कोख में कत्ल करने का तरीका बताने लगी। जिस ठंडे स्वर में उसने काट कर हटा देने की बात कही, दोनों विचलित हो गए। कल आ जाइए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। छुट्टी भी कल ही मिल जाएगी। रुपए काउंटर पर जमा करा दीजिएगा। कोई प्रतिक्रिया दिए बगैर दोनों के कदम आगे बढ़ गए। पूरी रकम जमा कर दी गई। ये बाहर आ गए। बाहर आकर अच्छा लगा। नवंबर की धूप खिली थी, मगर बेचैनी कम न हुई। जूली ने पति से कहा, आप स्कूल जाइए, हम पापा के घर जाएंगे। वह सुन कहाँ रहा था, उसे देखता रहा, फिर जाते हुए रिक्शे को रोका। जूली को सहारा देकर बैठाया। वह चली गई। उसकी अंतरात्मा उसे कानों के पास आकर चेतावनी देने लगी। वह दुविधा के झूले पर झूलता रहा। कुछ देर बाद उसे अपनी उद्देश्यहीनता का बोध हुआ तो कदमों की रफ्तार खुद ब खुद तेज हो गई। धीमी गति से चलता रिक्शा जूली के घर तक आ पहुंचा। उस घर तक जहां न जाने कितने गीत गाए थे, ख्वाब देखे थे, मगर आज घर पर अजनबियत का घेरा था। बरामदे पर एक अजनबी मिला। जो कुछ उसने कहा वह चौंकाने वाला था। पापा ने घर बदल लिया और नए घर का पता उस अजनबी को नहीं मालूम। आंखों की दहलीज पर आने वाले आंसुओं का धकेला और लौट गई। भीतर समुद्र की लहरें पछाड़ खा रही थीं। पिछले लम्हों की टीस, अपमान, सदमे का हिसाब चुकता कर वह चलने लगी। वह क्या सोच रही थी, खुद उसको समझ में नहीं आ रहा था। जिस सड़क पर वह चल रही थी, वहां दोनों तरफ दुकानें थीं। चाय की टपरियां व गुटखों की लड़ियों से भरे ठेले खड़े थे। उसके चलने का किसी को पता नहीं चल रहा था। लगा वह कुछ चाहती है, पर क्या? उस चाहत का कोई नाम नहीं, पर तय था कि चाहत है। भीतर का उफनता आवेग ठहर गया। लहरें सम पर आ गईं। एक सुख था जिसे वह महसूस कर रही थी। जिंदगी का हल खुद जिंदगी है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। अंधेरा होने लगा। पाँव में चलने की शक्ति शेष न रही। मुसाफरी समाप्त न हुई, पर उसके चलने का अंत हो गया। बस स्टॉप के किनारे एक हरसिंगार का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे चबूतरा था। वहां रोशनियों का घेरा था। उसने इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं। दिल तेजी से धड़का, पर संभल गई। वह जाकर चबूतरे पर बैठ गई। थकान से उसकी आंखें मूंदती जा रही थीं। सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए देखा, सब ठीक चल रहा है। अब उसे कोई हैरानी नहीं। सब कुछ अन्य दैनिक घटनाओं की तरह लगा। रात का पहला पहर, सारी हरकतें सोने लगी, आवाजें भी बंद। यह रात न जाने उसे किस मायावी लोक में ले गई। हर सिंगार के पेड़ सिर पर छाते की तरह तने थे। कुछ ही देर में नींद ने उसका साथ छोड़ दिया। देखा, अंधेरा और उजाला एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। उसने आंखें बंद कर ली, किसी ईश्वर के ध्यान में नहीं, बल्कि इसलिए कि कुदरत के इस नतीजे को, जो उसके पेट में है, पूरा का पूरा देख सके। सपनों ने पलटी खाई। नई नई प्रवृत्तियां उसके अस्तित्व में जन्म लेने लगी। वह हैरानी से इस आविर्भाव को देखने लगी। उसका मन हल्का होने लगा। चेहरे पर मुस्कुराहट थिरकने लगी। वह मधुर कल्पनाओं में खोई थी कि अंदर कुछ ध्वनियों की झंझनाहट महसूस हुई।
वह बढ़ती गई, शरीर से आत्मा तक। वह गर्भस्थ हिली, जैसे दोनों के तार जुड़ गए। जूली उस अजन्मा के अदृश्य चेहरे के इबारत को पढ़ने की चेष्टा करने लगी। एक दिलचस्प अनुभव हुआ। बेटी, बेटी, अब तुम इस दुनिया में आओगी। उसकी मुस्कुराहट गुस्से में परिणित हो गई। तिरस्कृत जीवन जीते 3-4 महीने काट दिए। इसके पहले न आपको कोह की हुक सुनाई दी, न ममता जागी। अचानक यह बदलाव कैसे आया? उसकी सरगोशी में व्यंग छिपा था। जूली चुप हो गई। उसे यह चुलबुल करने वाली अजन्मी नहीं, क्रोध से सनी कुछ और ही लगी। डॉक्टर आपराधिक गिरोह की तरह कोख में बेटी को मारने की सुपारी ले रहे हैं। इनमें एकाध को छोड़ अधिकतर डॉक्टर औरतें हैं, शायद बेटियों की माँ भी। उसकी आंखें आक्रमण करती हुई प्रतीत हुईं। मेरी बच्ची मेरी ही बुनियाद में टेढ़ थी, दूसरे को क्या दोष दूं? कहते कहते जूली की आवाज थरथरा गई। मेरी माँ, मरने से ज्यादा चुनौती जीने में है। घर बाहर सब जगह सुरक्षा के कटीले तार बिछे हैं। मैं कहीं सुरक्षित नहीं, न चाचा के पास न मामा के पास। रिश्तों पर विश्वास नहीं। मैं कहीं भी अकेले हूँ, डर लगेगा। स्कूल में टीचर से, बस में ड्राइवर से, रास्ते में लोगों से। मेरी अस्मत मेरी जिंदगी है। क्या हर मोड़ पर मेरी अस्मत बचा सकोगी? फिर तुमको भी तो अपनी अभिव्यक्ति चाहिए, पहचान चाहिए, आज़ादी चाहिए। ऐसे में तो बेटी को मृत्युदंड ही सही। तुम्हारी नज़र में मैं एक स्वार्थी इंसान हूँ। हाँ बेटी, मैं कमज़ोर थी। पर क्या कोई भी भाव सार्वकालिक होता है? ऐसा नहीं कि मुझे अपराध बोध नहीं हुआ, पर तब ज्ञान नहीं था। ठीक कहती हो माँ, बोध और ज्ञान दो अलग वस्तु है। बोध का अर्थ है जानना, और ज्ञान वह है जो विवेक में स्थित होता है। ज्ञान किसी को दिया नहीं जा सकता, केवल शिक्षा ही दी जा सकती। लेकिन बोध और ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी है महसूस करना। मेरे माँ बाप ने ही मेरे दर्द को महसूस नहीं किया, तो आने की इच्छा ही मर गई। ऐसा मत कहो। जूली का उत्साह हाथ से गिरे ग्लास की तरह चूर चूर हो गया। सभी बेटे के लिए ललायत हैं, लड़की होने पर आंसू बहाते हैं। ऐसे में कोई लड़की आती है तो वह इंसान नहीं रह जाती, एक मशीन हो जाती है, किसी खास काम के लिए। नहीं चाहिए तुम्हारा यह संसार। चुपचाप चली जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कैसे बताऊं कि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरे होने और जीने का कारण। नहीं माँ, मेरा नहीं है यह संसार। मैं अलविदा कहने का मानस बना चुकी हूँ, उसने ऐलान किया। पूरब की ओर उगने वाले नारंगी गोले के आने की अभी सिर्फ आहट थी। बस से उतरकर त्रिवेणी चला आ रहा था। वह ऐसे चल रहा था मानो किसी करार पर दस्तखत करने की जल्दबाजी में हो। आज पहली बार उसे प्रकृति के स्पंदन का अनुभव हो रहा था। जिसे वह ख्वाब समझा था, वह ख्वाब नहीं हकीकत थी। वह दिखती तो नहीं, पर जकड़ कर बांधती है। दूर हरसिंगार के पेड़ तले उसे एक गर्भवती स्त्री दिखाई दी। उसमें उसे जूली की झलक लगी, वही मुद्रा, वैसा ही परिधान। एक अज्ञात मोहवश वह उसके पास गया। अपने बगल में किसी के होने का आभास पाकर जूली पलटी। अरे, यह तो जूली ही है। वह भी चौंकी। कुछ देर एक दूसरे को ताकते रहने के बाद जूली ने इशारा किया। वह उसके पेट पर झुक आया। उसे अजन्मे की धड़कन सुनाई दी। बेहद अपनेपन से उसने कहा, बेटी। लेकिन वह इस आत्मीयता को अनसुना कर तटस्थ बनी रही और खोखली निगाहों से अपने जन्मदाता को देखती रही। त्रिवेणी ने उसके दर्द को महसूस किया और कहा, तुम्हारा आना तय है। पर मैं नहीं आना चाहती। आप तरसोगे मुझे देखने को, फिर बुलाने से भी नहीं आऊंगी। तुम आओगी नहीं तो जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? वह विद्रोह से तन गई। रेडियो पर भी यही सुनती हूँ, लड़की न मिले तो कैसे मिले बेटे को बहू? क्या बेटियों का लक्ष्य सिर्फ बेटे की बहू बनने का है? उसका अपना कोई वजूद नहीं। रोज बेटियों की भ्रूण हत्या हो रही है, उनको कूड़ेदान में फेंका जा रहा है, इलाज बगैर मारी जा रही हैं। लेकिन सामाजिक मामला मानकर कोई हस्तक्षेप नहीं करता। करे भी क्या? लड़कियों का क्या, मरे या जिए। वह नफरत से भरी थी। जूली सिर उठाकर कुछ दुआ करने लगी। उसकी दुआओं में एक लय बनती जा रही थी। ऐसा नहीं कि सब नकारात्मक हैं। लड़कियां इंजीनियर, डॉक्टर, जज, वकील बन रही हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक बन रही हैं। त्रिवेणी ने समझाने की कोशिश की। नहीं बनना मुझे सुपर वुमन। तो क्या चाहती हो, बताओ हमें। सुपर वुमन बनने से भी ज़्यादा अहम मंजिलें हैं।
उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा समाज बने जो न्याय संगत हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, लोग एक दूसरे को ईर्ष्या से नहीं श्रद्धा से देखें, लड़कियों के सामर्थ्य से घबराए नहीं, प्रभावित हों। हम तो साधारण बातचीत में संगीत को भूल गए हैं, सफलता के सामने नैतिकता भूल गए हैं। त्रिवेणी खामोशी से सुनता रहा। नैतिकता का खुशी से गहरा नाता है। नैतिकहीन आदमी संवेदनहीन हो जाता है। यही सांस्कृतिक सूनापन उसे थ्रिल के मार्ग पर ले जाता है। फिर ऐसे खराब जमाने में आकर भी क्या होगा? जमाना खराब है या हम ही बेतरह डरे हुए हैं? जब चिराग में तेल ही कम हो तो हवा से क्यों शिकायत? हम ही जकड़बंद थे। हमारे ही विचारों का प्रवाह रुक गया था। पर एक आस्था है, इसी से आशा करता हूं कि आपकी ये आस्था और आशा यथार्थ के ठोकर लगते टूट जाएगी। उसके स्वर में व्यंग था। मानता हूं आशा और आस्था की शक्तियां अपनी कोमलता में कमजोर लगती हैं, पर सच है कि ये बर्बर के हाथ हारती नहीं। इसलिए अपनी ये जिद छोड़ दो। मेरा वजूद मेरा अपना है, फैसला भी मेरा होगा। मैं अलविदा कहने का मानस बना चुकी हूँ। मेरा ये आखिरी फैसला है। आखिरी फैसला जैसा कुछ नहीं होता। आदमी मूलतः यथास्थितिवादी नहीं होता। हमारा भविष्य हमारे लिए अपने को नए सिरे से स्थापित करने की संभावना रखता है, मेरी आंखों की पुतली। अब तक वह जन्मी अपने जन्मदाता के प्यार की सरगर्मियों से बेखबर न थी। वह उनके पछतावे को लगातार महसूस कर रही थी। उसने कहा, मेरे होने से आप एक बेटी के बाप होंगे। मान लो शादी में मेरा दूल्हा दहेज में कार लेने को अड़ जाए तो? वह कार नहीं लेने के लिए भी तो अड़ सकता है। मेरी बच्ची, गुजरा वक्त वापस नहीं आएगा, लेकिन आने वाले कल को बदलने की ताकत हम में है। जिंदगी की भागम भाग के बावजूद हमारे दिल में प्यार जिंदा है, और यही प्यार जीवन का नियामक है, सार है, हमारी मौलिक भावना है। जूली को इतना भर समझ में आया कि गुस्साई रोती बच्ची अचानक खुश हो गई। उसने हुंकारी भरी। उसकी हुंकारी में अमृत की बूंद थी। यह प्रेम न बोला जा सकता था, न बताया, न दिखाया, बस अनुभव किया जा सकता। यह प्यार अंतर्यामी था। मैं आ रही हूँ। उसकी मुस्कान में बचपना था। फिजा का रंग बदल गया, सूनी जगह भर गई, सुख 100 गुना हो गया। सुबह की धूप में मनभावन उष्मा फैल गई। हर सिंगार के कुछ फूल गिरे। जूली हंसने लगी। हंसते समय उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं, जो देखने में अजन्मी और त्रिवेणी को अच्छी लगी। अभी आप सुन रहे थे मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी अंतर्यामी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और आपके कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।